बेटा हमारे पास एएस फिज़िक्स में चैप्टर 1 में फर्स्ट चैप्टर में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर एंड वेक्टर्स आपने ओ लेवल में भी पढ़ा था, बट वो बहुत बेसिक सा था। यहाँ पर आपके पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स बहुत एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव इन अ सेंस ये कि इसमें बहुत सारी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अगर बेसिक बात करें तो हम स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज which require magnitude and units only। यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ में तुम्हें डायरेक्शन नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, length, time, temperature, power, energy. These all are scalar quantities and etc. ये स्केलर्स कहलाते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज, इवन एएस में भी इसकी डेफिनेशन आती है 1 मार्क की। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल displacement, velocity, acceleration, force, momentum, pressure, etc. ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो याद कर लें। Vectors are represented by a straight line and arrowhead on it। ये arrowhead not necessary कि बिल्कुल आप टॉप पे लगाएं, ये arrowhead कहीं बीच में भी लग सकते हैं। जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है इसको कहते हैं हम टेल, और एरो जहाँ पर पॉइंटेड होता है बेटा उस एंड को आप कहते हैं हेड, दैट इज़ हेड। ये जो लेंथ ऑफ द लाइन है, अगर डायग्राम ड्रॉन टू स्केल है तो लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड एंड एरो हेड रिप्रेजेंट डायरेक्शन। जोग्राफिकल डायरेक्शंस आप सबको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस वन नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ये डायरेक्शंस तुम्हें पता होनी चाहिए कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, राइट। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमने ओ लेवल में किया था, और उसके ओ लेवल में 2 मेथड थे। एक मेथड था आपके पास हेड टू टेल रूल, दूसरा मेथड था बेटा पैरेललोग्राम मेथड। सेकंड मेथड इज पैरेललोग्राम मेथड। देखो वेक्टर को ऐड करने के ये 2 मेथड हैं। इट मीन्स जैसे कि मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर से भी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी, आंसर तो सेम आता है।
आपके पास बस मेथड दो अलग अलग हैं। बिल्कुल इसी तरह से बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर के दो मेथड अलग अलग हैं, बट उनसे आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। अब ज़रा मेरी बात को समझना। लेट्स से कि मेरे पास एक ये वेक्टर है x, इसका एरो यहाँ पर है, दैट इज़ x। दूसरा वेक्टर है मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेंथ में कम है फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये है y। अब मुझे x और y को ऐड करना है। हेड टू टेल रूल में हम क्या करते हैं, हेड टू टेल रूल में हम पहले फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करते हैं x, और जो फर्स्ट वेक्टर का हेड है, तो मैं बता चुका हूँ हेड, ये हेड है। फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल ज्वाइन करेंगे। देखो ये x का हेड है और ये y की टेल है। हेड वो होता है जो एरो जिस साइड पे पॉइंटेड होता है, टेल वो होती है जो कि जहाँ से एरो स्टार्ट होता है, मतलब जहाँ वेक्टर स्टार्ट होता है। फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आप सेकंड वेक्टर की टेल को रखेंगे लाइक दिस। ये मैंने रख दिया y। रिजल्टेंट वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। ये कहलाता है रिजल्टेंट, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ। दिस विल बी कॉल्ड एज रिजल्टेंट, यानी x प्लस वाई। अच्छा, इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो भी आपको वेक्टर दिया जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूरी नहीं कि मैं पहले x ड्रॉ करूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर अगर हम पहले y ड्रॉ करें, ये लो मैंने यहाँ से कॉपी किया और y को मैंने पहले ड्रॉ कर दिया, ये y मैंने ड्रॉ किया। अब मुझे बताएं y का हेड ये है, सेकंड वेक्टर जो ड्रॉ होगा यानी x वेक्टर विल बी ड्रॉन लाइक y के हेड पे x की टेल को ज्वाइन करेंगे। ये देखो ये ज्वाइन किया, तो अल्टीमेटली देखो मेरा रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल की तरफ, एरोज टूवर्ड्स सेकंड वेक्टर, एरो टूवर्ड्स सेकंड वेक्टर। तो यहाँ पर भी आप कहेंगे r इज इक्वल्स टू पहले y ड्रॉ किया फिर x ड्रॉ किया, बात तो एक ही है। इस रिजल्टेंट वेक्टर को अगर आप देखें तो दोनों डायग्राम्स में बेटा रिजल्टेंट वेक्टर ये हो या रिजल्टेंट वेक्टर ये हो इज़ द सेम थिंग। दो वेक्टर्स में से आप पहले x ड्रॉ करें या y ड्रॉ करें, इज़ द सेम थिंग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पैरेललोग्राम मेथड में क्या होगा? अब देखो पैरेललोग्राम मेथड में क्वेश्चन में ही ये होगा कि तुम्हारे पास एक वेक्टर x और दूसरा वेक्टर y एक साथ कॉमन टेल से बने हुए होंगे, ड्रॉ हुए हुए होंगे। Question will be given to you in which x and y will be drawn simultaneously from the same common tail. पैरेललोग्राम मेथड इसे कहते हैं कि मैं दो वेक्टर्स आपको एक कॉमन टेल से ड्रॉ कर दूँ और मैं कहूँ कि अब आप इनका रिजल्टेंट बनाओ। तो पैराग्राम में एक शॉर्टकट है, याद रखें कि अगर एक ही कॉमन टेल से दो वेक्टर ड्रॉ हो रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट उसके बीच में होगा कहीं। कैसे? अब सुनो, हम क्या करेंगे कि इन दोनों वेक्टर में से किसी भी एक वेक्टर को, देखो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, इस वेक्टर, ये वेक्टर डायग्राम दी। अब मैं क्या करूँ, किस x वेक्टर को उठा के y के हेड पे रख दूँ, मतलब मुझे अल्टीमेटली चाहिए वही हेड टू टेल रूल वाली डायग्राम। एडिशन उसी हेड टू टेल रूल से होगा, सिर्फ मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ दो वेक्टर्स दिए हुए थे, जब भी दो वेक्टर्स दिए जाएंगे और कॉमन टेल से दिए जाएंगे तो किसी भी एक वेक्टर को उठा के, मैंने ये वाला वेक्टर x को उठाकर, इस वेक्टर x को उठाकर y के हेड पे रख दिया। अब मैं कहूँगा भाई कि अब ये वेक्टर मैं एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि इसका मैंने पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर दिया।
तो अब रिजल्टेंट वही होगा कि फर्स्ट वेक्टर y है उसकी टेल से, सेकंड वेक्टर x है उसके हेड की तरफ, ये रिजल्टेंट। तो देखो फर्स्ट डायग्राम का रिजल्टेंट देखो, हेड टू टेल रूल का देखो या इस मेथड का देखो, इज़ द सेम थिंग। रिजल्टेंट तो आप यहाँ ड्रॉ करें, यहाँ ड्रॉ करें या इस मेथड से ड्रॉ करें, सेम आएगा। पैरेललोग्राम में सिर्फ फ़र्क ये होगा, ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, पैरेललोग्राम में तुम्हें दो वेक्टर्स एक कॉमन टेल से दिए जाएंगे और आप उनमें से कोई सा भी वेक्टर पहले ड्रॉ कर सकते हैं। इक्वेशन भी वही रहेगी, r इज़ इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स या x प्लस वाई इज़ द सेम थिंग। एडिशन है ना बेटा, तो x प्लस वाई करो या y प्लस एक्स करो, इज़ द सेम थिंग। जैसे कि एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दिया था, उसने कहा कि ये वेक्टर a है और एक लॉन्ग वेक्टर यहाँ पर b है। अब मुझे ये बताएं कि इस वेक्टर डायग्राम की हेल्प से मुझे इनका रिजल्टेंट बताओ। मैंने कहा ठीक है, मुझे रिजल्टेंट चाहिए। अब मैंने कहा किसी भी एक वेक्टर को उठा के पहले वाले के हेड पे रख दो, या तो b वेक्टर को उठाकर ऊपर a के हेड पे रख दो, सही है। ऐसे देख लो, ऐसे बताता हूँ, ये लो ये वेक्टर b है, सेम b वेक्टर को उठाकर आपने यहाँ a के हेड पे रख दिया, ये b ऊपर चला गया और फिर रिजल्टेंट क्या होगा, पहले इनके बीच में से कॉमन टेल से डायरेक्ट ये रिजल्टेंट आ गया। अब किसी ने कहा कि सर आपने b को उठा के प्लेस किया, अगर हम a को रख दें, मैंने कहा चलो a को रख के दिखा दो, लेट्स से ये a है। अब इस a को उठाकर आप b के हेड पे रख के देखो, है तो हेड टू टेल रूल ना, जिस मेथड से भी चलो है तो हेड टू टेल रूल। तो जब आपने यहाँ पर a को उठा के रख दिया तो फिर a का रिप्लेसमेंट वेक्टर a, अब ये ख़त्म हो गया क्योंकि तुमने a का रिप्लेसमेंट वेक्टर यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब इस क्वेश्चन में, इस सिनेरियो में ये तुम्हारे पास रिजल्टेंट है, दैट इज़ रिजल्टेंट। अब यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी r इज इक्वल्स टू b प्लस ए, ये अलग क्वेश्चन है। बस एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि हेड टू टेल रूल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस ये है कि हेड टू टेल रूल में पहले एक वेक्टर बनेगा, उसके हेड पे दूसरा वेक्टर ड्रॉ होगा, ये हेड टू टेल रूल है। एरो ज़रूरी नहीं है कि कॉर्नर पे बने, एरो कहीं बीच में भी ड्रॉ कर सकते हैं, एरो यहाँ पर कहीं बीच में भी ड्रॉ हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। एरो वो कहीं भी बीच में ड्रॉ कर सकते हैं, सही। ये हेड टू टेल है। और अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करूं कि ये, और फिर यहाँ पर ही, चलो एरो बदलता हूँ, देखना ज़रा। अब मैं ये वेक्टर ड्रॉ करूं और यहाँ से ये वेक्टर ड्रॉ। अब देखो डायग्राम तकरीबन सेम है मगर ये दोनों बिल्कुल अलग डायग्राम है। अब ये दो डिफरेंट डायग्राम है, ये सेम नहीं है, इनका आंसर सेम नहीं आएगा, ये दो डिफरेंट है। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हेड टू टेल रूल से बना हुआ है, क्योंकि ये एरो और ये एरो, ये दो एरो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जो रूल है हमारा कि पहला वेक्टर जहाँ पर हेड है वहीं पर दूसरे वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, यानी दूसरे वेक्टर की टेल है। तो इस केस में रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के, फर्स्ट वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ जाएगा। तो ये आपके पास डायरेक्ट हेड टू टेल रूल की डायग्राम ही गिवन थी, मैंने कहा ये रिजल्टेंट है। अगर ये A है और ये B है तो आप कहेंगे रिजल्टेंट इसका इस डायग्राम में ये है, R इज़ इक्वल्स टू A प्लस B। मगर सेकेंड डायग्राम में अगर वो ये A कह रहा है और ये B कह रहा है तो भाई अब ये दोनों एरोज़ मसला है, ये बोथ एरोज़ आर आउटवर्ड। ये हेड टू टेल रूल तो नहीं है, ये दो एरोज़ एक कॉमन टेल से निकल रहे हैं बेटा आउटवर्ड।
ये पहचान है पैरेललोग्राम की, ये पहचान है पैरेललोग्राम की। और अगर एक वेक्टर का एरो और फिर दूसरे वेक्टर का एरो इसको सपोर्ट करे तो ये पहचान है हेड टू टेल की। हेड टू टेल रूल में एक वेक्टर का एरो दूसरे वेक्टर को एरो को सपोर्ट करता है। सपोर्ट का मतलब ये एरो बता रहा है मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, फिर ये वेक्टर बता रहे हैं मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। मगर यहाँ पर कह रहा है भाई ये भी मैं अवे जा रहा हूँ और यहाँ से ये वेक्टर भी अवे जा रहा है। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम मेथड। अब पैरेललोग्राम मेथड में रिजल्टेंट क्या होगा? अब पैरेललोग्राम मेथड में आप किसी भी एक वेक्टर को उठाकर दूसरे वाले के हेड पे रखेंगे, मतलब अल्टीमेटली हेड टू टेल रूल ही बनाएंगे। मैंने वेक्टर बी के हेड पे ए को उठाकर रख दिया, इसका मतलब अब ये ए यहाँ नहीं है बल्कि ए मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो अब बेटा जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट ये होगा, दिस इज़ द रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट आपका ये होगा, लाइक दिस, ये रिजल्टेंट। अब इस केस में आप कहलाएगा रिजल्टेंट बी प्लस ए, मगर इसकी वैल्यू इस वाले रिजल्ट देखो ना। अब तो आंसर सेम थोड़ी होगा, वैल्यू थोड़ी सेम होगी। मुझे बताओ इसकी लेंथ जो कि इसका मैग्नीट्यूड बताती है और इसकी लेंथ क्या इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो इस तरह से दो मेथड हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे पास। एरोज़ का ध्यान रखेंगे कि एरोज़ किस तरह से हैं। देखो जैसे कि मैं तुमसे एक और छोटी सी बात कहूँ, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, सिर्फ डायरेक्शन बताना। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अब मुझे बताओ इस फर्स्ट वाले में रिजल्टेंट और सेकंड वाले में रिजल्टेंट क्या सेम होगा? बिल्कुल सेम नहीं होगा, सही है। आप कहेंगे फर्स्ट नंबर 1 वाले में ये पैरेललोग्राम मेथड है, क्योंकि ये कॉमन टेल है, कॉमन टेल से दो वेक्टर्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये वाला वेक्टर इसके सामने ड्रॉ करना होगा। ये वाला वेक्टर मैंने यहाँ पैरेलल में ड्रॉ किया। तुम ये ना करो, बार बार एक चीज़ समझा रहा हूँ, देखो कंफ्यूज नहीं होना। ये वाला वेक्टर भी ये वेक्टर भी आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, या इस वेक्टर को उठा के हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। देखो इस वेक्टर को उठा के अगर मैं यहाँ प्लेस करता हूँ लाइक दिस, तो बेसिकली अब ये वेक्टर नहीं काउंट होगा, ये वेक्टर नहीं काउंट होगा क्योंकि तुमने इसका रिप्लेसमेंट वेक्टर ऊपर ड्रॉ कर दिया। अब इस केस में जो है रिजल्टेंट की ये डायरेक्शन होगी, जबकि सेकंड डायग्राम में तो ये एरो जिस डायरेक्शन में दिया हुआ है ये दूसरा एरो भी इसी डायरेक्शन में इसको सपोर्ट कर रहा है, ये तो डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है। तो इस केस में तो आप कहेंगे रिजल्टेंट सीधा आप यहाँ से ले आएँ, ये तो रिजल्टेंट है, यहाँ पर रिजल्टेंट तो ये आ जाएगा। ये डिफरेंस है, देखो ये दोनों रिजल्टेंट सेम थोड़ी हैं। ये कहलाता है आपका पैरेललोग्राम, ये कहलाता है आपके पास हेड टू टेल। एडिशन करने के मेथड अलग अलग है, वरना अगर सेम डायग्राम तुम्हें दे तो आप हेड टू टेल रूल से करें या पैरेललोग्राम मेथड से करें, एक ही बात है। जब मैं कहता हूँ एक ही बात है, चाहे हेड टू टेल से करें या पैरेललोग्राम से करें, तो फिर स्टूडेंट समझ नहीं पाते। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई एक बात सुनो, लेट्स से मेरे पास उसने एग्जामिनर ने ये एक ड्रॉ किया वेक्टर x, ये वेक्टर ड्रॉ किया शॉर्ट लेंथ पे y। अब मैं इनको ऐड करना चाह रहा हूँ, तो इनको ऐड मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, आंसर सेम आएगा। एक मेथड 1, एक मेथड 2। हेड टू टेल रूल में क्या करूँगा ये देखते जाओ। हेड टू टेल रूल में मैं पहला वेक्टर ये ड्रॉ किया, इसके हेड पे ये दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया, ये ड्रॉ कर दिया।
अब मुझे बताओ फर्स्ट वेक्टर तुम्हारा सीधा सीधा यहाँ जा रहा है और सेकंड वेक्टर तुम्हारा सीधा सीधा यहाँ जा रहा है। ये हेड टू टेल रूल की एडिशन है। तो अगर ये हेड टू टेल रूल की एडिशन है तो इसका रिजल्टेंट ये बनेगा r इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो किसी भी वेक्टर को आप हेड टू टेल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप किसी भी वेक्टर डायग्राम को पैरेललोग्राम से भी कर सकते हैं। अब देखो पैरेललोग्राम कैसे, ये वेक्टर यहाँ है और अब ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो ये पैरेललोग्राम लाइक दिस। अब यहाँ मसला आ गया, कॉमन टेल से बन रहा है। अब मेथड क्या है, किसी भी एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को दोबारा ड्रॉ करो। यानी कि मैं इस y को उठाकर यहाँ प्लेस करूँगा। ये देखना, अगर मैं इस y को यहाँ पर उठाकर रखूँ, लुक एट दिस, इस तरह से कि y की मैं लेंथ और डायरेक्शन सेम रहे। तो अब ये y काउंट नहीं होगा क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट वेक्टर मैंने बना दिया। तो देखें फिर रिज़ल्टेंट ये आ गया। रिज़ल्टेंट तो किसी भी मेथड से करें एक ही बात है। एग्जैक्टली राइट। ये डिफरेंस समझें ज़रा। किसी एक डायग्राम को आप हेड टू टेल रूल से भी कर सकते हैं और पैरेललोग्राम मेथड से भी कर सकते हैं। मगर अगर क्वेश्चन सिमिलर लग रहा हो मगर एरोज़ उसने डिफरेंट दी हो, यहाँ एरो ऐसे था, यहाँ एरो ऐसे था, तो इसका रिज़ल्टेंट ये है। मगर यहाँ पर एरो ऐसे था और यहाँ पर एरो ऐसे था, तो फिर ये सिंपल रिज़ल्टेंट इस तरह से हो। एग्जैक्टली। अब यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ नहीं बताई, ये बेसिकली मैंने हेड टू टेल रूल अभी स्टार्ट किया है। अब हम चलते हैं वैल्यूज़ के साथ कि अगर वैल्यूज़ हों यानी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेशन में मैं सिर्फ एक चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ, जो चीज़ तुम्हारे काम आएगी वो है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ को समझें। मैथ्स कहती है कि अगर तुम्हारे पास ये एक साइड है ए, ये एक साइड है बी और ये एक साइड है सी, और ट्राइंगल में कोई मिडिल में एंगल आपको अगर दिया हुआ है ये, तो बेटा कोसाइन लॉ कहता है कि अगर मैं आपको एडजेसेंट साइड्स दे दूं और उनका कॉमन एंगल दे दूं, ये एडजेसेंट साइड्स ए और बी, उनके बीच का एंगल थीटा अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दूं, तो फिर आप सामने वाली साइड सी निकाल सकते हैं यूजिंग फार्मूला। इसको कहते हैं हम कोसाइन लॉ। और कोसाइन लॉ कहता है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस थीटा। मैथमेटिकल एरर ना हो इसलिए पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया करो, फिर बाहर को सॉल्व करो, और आखिर में सी के लिए इस राइट साइड का अंडर रूट लेना याद रखना, वरना कुछ इस बच्चे जल्दबाजी में ये भूल जाते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कैलकुलेशन हम ऊपर वाली डायग्राम्स में कैसे रखेंगे, जिसको हम कहते हैं कि वेक्टर ट्रायंगल। अब वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगी, इसको दोबारा शुरू करते हैं विथ वैल्यूज़ के साथ। अच्छा बेटा, हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम मैंने स्टार्ट किया था, मैं थोड़ा सा अब इसके कुछ बेसिक बता दूं आपको। सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर डायग्राम में वी हैव वन वेक्टर, there is a head and this point is tail. In vector diagram you have to add two vectors by joining. First point is that draw the first vector. Two vectors will be given to you and you can draw any one of the vector first. पहले कोई सा भी वेक्टर ड्रॉ कर सकते।
join the tail of second vector. Join the tail of second vector on the head of first vector. On the head of first vector. Resultant vector कैसे ड्रॉ होगा? रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर. To the head of second vector. अब देखो, एक सिचुएशन है, मैं आपके सामने फर्स्ट एग्जाम्पल रखता हूँ, ज़रा देखना. वो आपसे कह रहा है कि ये एक वेक्टर है. क्वेश्चन पेपर पर ये एक वेक्टर ड्रॉ हुआ है और क्वेश्चन में उसने कहा कि ये 15 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी वेक्टर है. This velocity vector makes an angle 30 degree with the horizontal. At the same time, एक second vector, ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि this one is a second vector and this second vector is drawn like this. ये जो सेकेंड वेक्टर है ये वर्टिकली अपवर्ड है, यानी नॉर्थ साइड पे, ड्यू नॉर्थ, एंड इट्स वैल्यू इज 25 मीटर पर सेकेंड. ये हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की. वो आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेक्टर. मेरे साथ ये डायग्राम ड्रॉ कर लो. कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेक्टर. अब सुने, प्रॉब्लम ये है कि ये फर्स्ट वेक्टर 15 वाला इस डायरेक्शन में आ रहा है, एरो की डायरेक्शन, और 25 मीटर पर सेकेंड वाला भी ऊपर जा रहा है. इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स के एरोज यहाँ पर आकर कोलाइड कर रहा है. ये नहीं है डायग्राम, वेक्टर डायग्राम ये नहीं हो सकता. अब आप एक काम करेंगे, इनमें से जो मैंने रूल बताया पहले कि ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, इनमें से कोई सा भी पहले वेक्टर ड्रॉ कर दो, कोई सा भी. सपोज करो मैं इसकी वर्किंग दो तरीके से तुम्हें बताता हूँ. मेथड 1, मैंने पहले ये वाला वेक्टर ड्रॉ किया 25 वाला, और जहां पर 25 वाले का एरो रिप्रेजेंट हो रहा है जिस साइड पे, मतलब ये हेड है, दिस इज अ हेड. एरो तुम लाइन के बीच में लिखो या एरो तुम यहाँ लगाओ, इज द सेम थिंग. डायरेक्शन तो अपवर्ड है. एरो यहाँ भी हो सकता है बेटा, एरो सेंटर में भी हो सकता है. ये हेड है. अब इस हेड पर जो सेकंड वेक्टर है उसकी टेल ज्वाइन होगी. ये देखो, ये सेकंड वेक्टर यहाँ था, आपने इसको रीड्रॉ किया यहाँ पर ला. सेकेंड वेक्टर यहाँ था, आपने ये इसको रीड्रॉ किया यहाँ पे ला. अब ये है बेटा हेड टू टेल रूल. फर्स्ट वेक्टर तुमने ये ड्रॉ किया, ये आ गया फर्स्ट वेक्टर, इसका हेड यहाँ था. फर्स्ट वेक्टर के हेड पे हमने सेकेंड वेक्टर की टेल ज्वाइन की. ये जो वेक्टर है बेटा, ये इस जहाँ से स्टार्ट होता है वो टेल कहलाती है, और एरो जिस पॉइंट पर होता है उसको आप हेड कहते हैं. मैंने क्या लिखा था कि जॉइन द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर. पहले वेक्टर के हेड में तुमने सेकेंड वेक्टर की टेल ज्वाइन की. रिजल्टेंट वेक्टर के लिए मैंने क्या कहा? रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर. इसका मतलब
जहाँ फर्स्ट वेक्टर की टेल है ये और जहाँ सेकंड वेक्टर का हेड है ये। एरो हमेशा सेकंड वेक्टर की तरफ होगा, ये कहलाएगा आपका रिजल्टेंट। पहले तो तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना आना चाहिए। इसकी वैल्यू 25 थी और ये ऊपर वाले की वैल्यू 15 थी। एक मेथड ये। दूसरा मेथड ये है कि मुझसे स्टूडेंट ने कहा कि सर मेथड 2 में हम पहले ये वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, ये वेक्टर। अब देखो, अगर तुम में से किसी ने पहले ये वाला वेक्टर ड्रॉ किया, रूल क्या है? ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब मेरा पहला ये वेक्टर बन गया। कहने का मतलब आप कोई सा भी पहले वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी कोई शर्त नहीं है। तुमने पहले वेक्टर ये ड्रॉ कर लिया। अब इस वेक्टर की बेटा हेड ये। अब जहाँ पर एरो पॉइंट होता है वहाँ लाइन जहाँ एंड होती है वो हेड है, ये हेड है। इस हेड पर आप ये वाला सेकंड वेक्टर की टेल उठा के रखेंगे। लाइक मैंने ये सेकंड वेक्टर को उठा के यहाँ रखा। अब जब मैंने सेकंड वेक्टर को यहाँ रख दिया तो मुझे बताएं ये हेड टू टेल रूल हो गया। ऊपर वाली डायग्राम में पहले वेक्टर ऊपर गया फिर नीचे आया, नीचे वाली डायग्राम में पहले वेक्टर यहाँ गया फिर यहाँ पर आया। इट्स द सेम थिंग। मुझे बताएं जब मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करूँगा इस डायग्राम में, जब भी तो रिजल्टेंट वही होगा सेम जो मेथड 1 पे था, तो रिजल्टेंट विल बी द सेम। इज दैट क्लियर? अब सुनो, एंगल को देखते हैं। 15 मीटर पर सेकंड के साथ यहाँ पर क्वेश्चन में उसने एंगल दिया था 30 डिग्री। अब मुझे बताएं इसका मतलब अगर यहाँ पर मैं एग्जैक्ट ये 30 डिग्री ड्रॉ करूँ, सोचो, तो फिर ये लाइन वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस जगह पर 30 डिग्री बन रहा है। ये जो लाइन आपको दी है 25 वाली, ये ड्यू नॉर्थ है, टूवर्ड्स नॉर्थ वर्टिकल है, और एक्स एक्सिस से यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल कितना होगा भाई? 60 डिग्री। दैट इज 60 डिग्री। दोबारा समझ लें कि यहाँ पर ये जो वेक्टर था, इस वेक्टर का एंगल यहाँ पर इसने दिया था। ये क्वेश्चन में गिवन था कि इसका एंगल एक्स एक्सिस से 30 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल से। क्वेश्चन में गिवन हो। अब अगर बेटा यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है, तो मैं अगर इस 30 डिग्री को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, तो ऊपर वाला 60 डिग्री है। अब मुझे ये बताएं कि आपके पास जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये वाली साइड रिजल्टेंट है, एक साइड ये है 15, एक साइड ये है, और इसके बीच में 60 डिग्री दिया। ओ लेवल मैथ्स कहती थी कि अगर तुम्हारे पास कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये मिडिल एंगल है थीटा, ये साइड ए, ये साइड बी, और इस सामने वाली साइड सी है, तो दो एडजेसेंट साइड्स का तुम्हें अगर वैल्यू पता है, तो कोसाइन लॉ है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस थीटा। ए स्क्वायर का मतलब बेटा 25 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर, एडजेसेंट साइड, माइनस 2 इंटू 25 इंटू 15 और मल्टीप्लाई बाय इसको कर दो कॉस थीटा। कैलकुलेटर उठाओ, सॉल्व करो मेरे साथ। इंटू कॉस 60 डिग्री, क्योंकि आपने इनके मिडिल एंगल 15 और 25 मीटर पर सेकंड के मिडिल एंगल को कंसिडर किया, दैट इज 60। कैलकुलेटर पे वैल्यू रखते हुए इस बात का ध्यान रखना कि ये मिस्टेक ना हो, पहले ये पूरा पार्ट सॉल्व होता है, वो लेवल मैथ्स जैसे करते थे वैसे ही करो। आखिर में आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। देखो, अगर मैं रिजल्टेंट यहाँ से ड्रॉ करता, अब किसी ने कहा मुझे दूसरे मेथड से समझाएं, मैंने कहा ठीक, मेथड 2 पे भी समझना जरा। ये तुम्हारे पास वर्टिकल लाइन थी, ये रही वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब 90 डिग्री वर्टिकल। ये एंगल 15 मीटर पर सेकंड था, इसका एंगल 30 था बेटा।
30 का मतलब यहाँ से एंगल 30 डिग्री। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये हॉरिजॉन्टल है और ये टूवर्ड्स नॉर्थ है तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो अल्टीमेटली ये वाला एंगल दोबारा अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इज द सेम थिंग। अब ये रिजल्टेंट के लिए भी आप ये साइड और इसका मिडिल एंगल लगा दो, तो आपके पास ये सामने वाली साइड का वैल्यू आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। पहले ये बताएं मुझे मैसेज पे ये किसको नहीं समझ आया, ये क्लियर है? बेटा मैसेज पे बताएं ये क्लियर है? क्या चीज नहीं समझ में आई प्लीज पूछो। इस पे किसको नहीं समझ में आया काइंडली मुझे या तो व्हाट्सएप पे अलग से मैसेज कर दें, मुझे यहाँ पर मैसेज नहीं मिल रहा। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें तो मुझे पता चल जाएगा। अब ये मैं तुम्हें अलग अलग सिचुएशन बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन 1 है जिसमें तुमने रिजल्टेंट देखो, दोबारा सुनो। बेटा ये एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर था, और यहां पर आपके पास इसके बीच में क्वेश्चन में उसने दिया था ये एंगल था। मैंने कहा कि किसी भी एक वेक्टर को ड्रॉ कर लो। पहले ये देखो, मैंने ये वेक्टर यहां पर ड्रॉ किया पहले, फिर सेकंड वेक्टर मैंने यहां पर ड्रॉ किया इसके हेड पे। हमेशा वेक्टर को रिप्लेस करके आप ऐसे ड्रॉ करेंगे कि एक के हेड पे दूसरा की टेल जॉइन। फिर मैंने कहा इनका रिजल्टेंट। अब देखो ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास जो स्लांट वाली थी वो 15 थी, वो 25, ये वैल्यू 15 थी, यानी ये 15 थी, ये वर्टिकल 25 थी, वर्टिकल 25 मैंने लिख दी। अब ये मुझे रिजल्टेंट बताना है, ये रिजल्टेंट। तो भाई मैंने इसमें कोसाइन लॉ अप्लाई किया। मैंने कहा यहाँ पर एंगल बेटा अगर 30 डिग्री है तो फिर ये साइड और ये साइड का टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है। तो अगर ये लेफ्ट वाला 30 डिग्री है तो राइट वाला आपके पास ये एंगल 60 डिग्री होगा। अब ये मैथ्स का ट्रायंगल है ना भाई, मैथ्स में ये वाली साइड 15 है, ये वाली साइड 25 है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है। सामने वाली साइड आपकी रिजल्टेंट है। अब इस पर कोसाइन लॉ अप्लाई किया है। कोसाइन लॉ नहीं पता तुम्हें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर, ये साइड और ये साइड का स्क्वायर, -2 इंटू एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट इंटू कॉस 60 डिग्री। ये आपने लगाया है, इस तरह से ये सॉल्व हुआ है। सही है। अब सुने नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स से अब मेरी दूसरी डायग्राम है, एक एक करके मैं आपको डायग्राम्स ड्रॉ करवाऊंगा, आप मुझसे साथ साथ डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। ये पहली डायग्राम थी, ये पहला क्वेश्चन था, इसकी पिक्चर ले लें। अब सुनो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कह रहे हैं कि एक वेक्टर मेरे पास ये है, दिस वेक्टर एरो इन दिस डायरेक्शन, दिस वेक्टर मेक्स एन एंगल 70 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 5 न्यूटन दी है, ये फोर्स है।
एट द सेम टाइम उसने एक अलग से वेक्टर ड्रॉ करके दिया और वो कह रहा है ये इस साइड पर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल है, सेकेंड वेक्टर हॉरिजॉन्टल है और इसकी वैल्यू 2 न्यूटन है। अब इन दो का रिजल्टेंट बताना। अब मुझे इसका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना। तो पहले वेक्टर डायग्राम समझें कैसे बनेगी। इनमें से देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, किसी भी वेक्टर को पहले ड्रॉ कर लें और किसी भी वेक्टर को बाद में ड्रॉ कर लें, उसमें कोई इशू नहीं है, बात एक ही। मैं यहाँ पर तुम्हें दोनों चीज़ें समझाता हूँ। मैंने पहले ये वेक्टर ड्रॉ किया, लुक हियर, ये 5 which makes an angle 70 डिग्री। फिर बेटा 5 का ये हेड था, दिस इज हेड, और 2 की टेल ये है। तो 2 न्यूटन वाले की टेल मैंने फर्स्ट वाले के हेड पे ज्वाइन की, लाइक दिस, ये 2 न्यूटन। फर्स्ट वेक्टर आपने, फिर दोबारा सुन लें, ये फर्स्ट वेक्टर मैंने एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस वन। फर्स्ट वेक्टर का हेड यहाँ था, यहाँ था। ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर, ये टेल ज्वाइन हो गई। अब यहाँ पर देखना तो रिजल्टेंट ये है। अब ये मेरे पास रिजल्टेंट, मैंने जब ये रिजल्टेंट ड्रॉ किया तो फिर दोबारा देखो कि अगर यहाँ पर वैल्यू बेटा 70 है, एंगल की बात करें, ये 70 है एक्स एक्सिस, और ऊपर वाला 2 न्यूटन भी वो आपसे कहेगा कि ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, क्वेश्चन में गिवन होगा दिस वेक्टर इज टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट का मतलब हॉरिजॉन्टल वेक्टर। तो फिर मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये वाली साइड से और ये एक साइड, ये दो वेक्टर को आपने ऐड किया ऐसे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट पहले वाले की टेल से सेकंड वाले के हेड की तरफ गया, तो ये रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट। अब यहाँ पर मैथ्स की ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। देखो ये वाला एंगल यहाँ पर 70 डिग्री है और ये साइड आपस में पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी 70 डिग्री होगा। 5 न्यूटन का एंगल एक्स एक्सिस से 70 डिग्री था और ऊपर वाला वेक्टर भी हॉरिजॉन्टल था, तो ये ओ लेवल मैथ्स में जेड प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। अगर ये जेड प्रॉपर्टी लगाओ तो ये 70 डिग्री है, तो ये 70 डिग्री। अब यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल, अब देखो फिर दोबारा कोसाइन लॉ कैसे लगा रहा हूँ, ये देखो, ये आपको फाइंड करना है। एक साइड 2 न्यूटन और एक साइड 5 न्यूटन वैल्यू, एडजेसेंट साइड्स की वैल्यू आपके पास है और उनका मिडिल एंगल 70 डिग्री है। तो आप लगाएंगे बेटा 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू कॉस 70 डिग्री। ये पूरा पार्ट पहले सॉल्व करेंगे और फिर आखिर में जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट है। किसी ने मुझसे कहा कि आपने यहाँ पर मेथड 1 में 5 न्यूटन पहले ड्रॉ किया, अगर हम 5 न्यूटन के बजाय 2 न्यूटन पहले ड्रॉ करें, तो देखो मैं 2 न्यूटन पहले ड्रॉ करके दिखा। सपोज करो कि मैंने यहाँ से ही 2 न्यूटन उठाया, मैंने कॉपी यहाँ पर किया 2 न्यूटन को और मैंने यहाँ पर प्लेस किया। फिर मैंने इसके बाद ये 5 न्यूटन वाला वेक्टर उठाया और जब 5 न्यूटन वाला वेक्टर उठाया तो देखो मैं इसके हेड पे लगाऊंगा ना, 2 के हेड पे लगाऊंगा दूसरा वेक्टर। लुक एट दिस, 70 डिग्री भी एज इट इज आ गया यहाँ पर वह समझाने के लिए। अब देखो वही चीज़ हो गई, ये पहला हेड इस तरफ डायरेक्शन जा रहा है और फिर ये इस तरफ जा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो बनेगा बेटा फिर वो यही बनेगा, लाइक दिस, ये रिजल्ट।
तो मुझे बताएं इस रिजल्टेंट पर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2। अच्छा, यहाँ पर भी ये रह गया था 2ab में 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर भी ये आपके पास कॉस 70 डिग्री। यहाँ पर भी जब थीटा लिखेंगे तो वो थीटा 70 डिग्री हो। इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करें और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लें। ये सेकंड क्वेश्चन था। मैं सारे क्वेश्चंस का फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ। अब तीसरा क्वेश्चन सुनना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी पिक्चर ले। अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में अब मेरे पास जो डायग्राम है क्वेश्चन 3। अब सुनो, क्वेश्चन 3 में वो आपसे कह रहे हैं स्क्रीन नजर आ रही है भाई? नजर तो आ रही है बेटा, स्क्रीन शेयर हुई भी है। मुझे किसी ने मैसेज किया था स्क्रीन नजर नहीं आ रही, चेक करें दोबारा नजर आ रही है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। आपको जो भी दो वेक्टर्स दिए जाएंगे वेक्टर डायग्राम में, आप इनमें से कोई सा भी पहले वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। इट्स द सेम थिंग। और फिर वेक्टर ट्रायंगल जब बना लो, ये वेक्टर डायग्राम कहलाती है। ये जो मैंने बनाई है, ये जो ड्रॉ किया है, इसको हम वेक्टर डायग्राम कहते हैं। वेक्टर डायग्राम में आप पहले कोई सा भी वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कह रहा है कि ये एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ये, और इस वेक्टर की वैल्यू 18 मीटर पर सेकेंड दी है। एट द सेम टाइम एक दूसरा हॉरिजॉन्टल वेक्टर, ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल है और इसका भी एरो ऐसे आ रहा है, और इन दो वेक्टर के बीच का एंगल दिया है 70। ऊपर वाला जो वेक्टर है वो है 30 मीटर पर। अब मुझे इसकी वेक्टर डायग्राम 3 ड्रॉ करनी है। अब सुनो, समटाइम्स ऐसे होगा कि वो आपसे कहेगा कि डायग्राम को रीड्रॉ करो, और समटाइम्स ऐसा होगा कि उसी डायग्राम पर बनाना होगा। जो मतलब जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है, इसी डायग्राम पे आपने वेक्टर का रिजल्टेंट ड्रॉ करना। सही है, रिजल्टेंट वेक्टर इसी डायग्राम पे ड्रॉ करना है। अब सुनो, तुम कहोगे हेड टू टेल रूल के थ्रू समझना जरा। मैंने पहले ये वेक्टर ड्रॉ किया, मैंने कहा भाई हेड टू टेल रूल के थ्रू सपोज करो ये पहला वेक्टर है 30 मीटर पर सेकेंड। अब इस 30 मीटर पर सेकेंड का ये पॉइंट हेड है, और सेकेंड वेक्टर की टेल ये है। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पर आपने सेकेंड वेक्टर की टेल ज्वाइन करनी है लाइक दिस। ये 18 मीटर पर सेकेंड का। अब मुझे ये बताएं कि इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा। फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड की तरफ ये स्ट्रेट लाइन, ये होगा रिजल्टेंट। सही है। अब मुझे बताएं एंगल कैसे आएगा। असल में इसने जरा समझना, इसने ये 18 वाले वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ 70 एंगल दिया। अब ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर है और ये 18 है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो एक्चुअली इसने समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं
तो एक्चुअली एग्जामिनर ने तुम्हें यहाँ पर 70 डिग्री दिया था और से देखकर था। असल तो ये था ना, इस वेक्टर को प्रैक्टिकली देखो जरा, इस वेक्टर को उठाकर अगर मैं पीछे कर दूं तो तुम्हें उसने डायग्राम में ये वेक्टर एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ था इस तरह से, और ब्लैक और रेड वाले वेक्टर के बीच में एंगल 70 था। हमने कहा कि हेड टू टेल रूल के लिए मैंने ये वेक्टर उठा के ऊपर रखा। तो फिर मुझे ये बताओ कि मैथ्स कहती है कि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है, 180 डिग्री। ये 70 यहाँ पर गया, तो जो ऊपर वाला एंगल बचेगा बेटा ये वाला, ये एंगल आपका 110 डिग्री हो गया। अगर एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है कि आप वेक्टर ट्राइंगल इसी डायग्राम पे बनाओ, मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, अभी वो कहेगा इसी डायग्राम पे बनाओ, तो इसी डायग्राम पर आप इस 18 वाले वेक्टर को उठा के यहाँ रख दोगे। देखो ये मैं बता रहा हूँ, इसको यहाँ रख दोगे और आप एग्जामिनर को दिखाओगे कि भाई ये रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट। और अगर ये नीचे 70 डिग्री है तो यहाँ पर एंगल 110 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180। हम एक्चुअली इसी नीचे वाली लाइन को तो आगे एक्सटेंड कर रहे हैं हेड टू टेल रूल बनाने के। तो आप एग्जाम में इस तरह से दिखाएंगे, मैं भी क्वेश्चन दिखाता हूँ। और अब रिजल्टेंट क्या होगा ये देखें, ये एक वेक्टर है 30 और जो 18 था तुमने ये यहाँ ड्रॉ कर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वो है जो तुमने यहाँ से ड्रॉ किया, ये रिजल्टेंट। अब यहाँ पर बेटा आपके पास वैल्यूज हैं, ये 18, 30 मीटर पर सेकेंड और बीच में एंगल 110। तो यहाँ पर वैल्यू दोबारा r स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18 इंटू 30 इंटू कॉस ऑफ 110 डिग्री। अब इसको पूरे कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे और अपना आंसर लेकर आओगे, जो भी आंसर है। अब मैं दूसरे मेथड से भी समझा देता हूँ कि कोई मुझसे कहे कि सर अगर हम पहले ये वाला वेक्टर ड्रॉ कर देते, ठीक है, ये वेक्टर ड्रॉ कर दो 18, मगर तुम अगर 18 पहले ड्रॉ करते तो फिर तुम्हें दूसरा वेक्टर 30 वाला इसके हेड पे ऐसे ड्रॉ करो। डायरेक्शन नहीं चेंज हो सकती, डायरेक्शन तो सेम रहेगी। अब देखो अल्टीमेटली बात तो वही है ना कि ये वाला वेक्टर यहाँ पर एंगल 70 डिग्री दे रहा था, असल में तो उससे ये वेक्टर दिया था क्वेश्चन में 30 वाला, ये वेक्टर यहाँ था और इसका एंगल यहाँ से 70 था। हमने जब इस वेक्टर को उठा के यहाँ आगे बढ़ा दिया क्योंकि हेड टू टेल रूल हमें चाहिए था, तो इसके बीच में फिर दोबारा 110 डिग्री आ जाए। तो बेटा रिजल्टेंट तो सेम ही है, ये देखो ये रिजल्टेंट, दैट इज रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट में तो फिर दोबारा ये 18, 30 और 18 और उन दोनों के बीच में 110 डिग्री। तो बेसिकली फॉर्मूला तो कोसाइन लॉ का यही अप्लाई होगा, सेम कोसाइन लॉ विल बी अप्लाइड हियर, राइट। अब मैं आपको आपके पास पेपर का क्वेश्चन दिखाता हूँ। टॉपिकल बुक निकालना जरा, अपनी टॉपिकल बुक निकालो, इस पे सिमिलर क्वेश्चन में दिखाता हूँ। वेक्टर डायग्राम के कुछ क्वेश्चन हैं आपके पास, उनमें सबसे पहले लेट्स से ये आ गया वेक्टर, लुक एट दिस, क्वेश्चन नंबर 24 है।
वो आपसे पूछ रहे हैं स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। आपको पता है डेफिनेशन आप लिख लेंगे, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज व्हिच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स ओनली। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज व्हिच रिक्वायर मैग्नीट्यूड, यूनिट्स एंड डायरेक्शन। पावर स्केलर है, डेफिनेशन बता चुका हूँ पहले। टेम्परेचर का कोई यूनिट नहीं होता, स्केलर है। मोमेंटम वेक्टर, डेफिनेशन जब मैंने क्लास में भी लिखवाई थी तो स्केलर वेक्टर की एग्जाम्पल्स में मैंने ये लिखवाया था। अब देखो ये क्वेश्चन है, एयरक्राफ्ट इज ट्रैवलिंग इन अ विंड, फिगर 1.2 shows the velocities for the aircraft in still air and for the wind। क्वेश्चन मुझसे तुम्हें विंड की डायरेक्शन ये बताई, यानी एक वेक्टर ये दे दिया। एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी ये बताई, यानी कि एक वेक्टर ये दे दी। दोनों की वैल्यूज बता दी, एंगल बता दी। 1.2 draw an arrow labeled R in the direction of the resultant vector। अब देखो इस डायग्राम में तुम्हें क्या करना है, तुमने हेड टू टेल रूल के हिसाब से कोई मेजरमेंट मैंने नहीं करनी। ये जो वेक्टर तुम्हारे पास बना हुआ है, ये वेक्टर ड्रॉ हुआ है एज इट इज। ये वेक्टर को मैंने यहाँ पे रख दिया। मैंने कहा हेड टू टेल रूल में ये होना चाहिए, यानी कि ये 28 वाली वैल्यू मैंने कहा यहाँ होनी चाहिए हेड टू टेल। अगर फर्स्ट वेक्टर बेटा मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ तो सेकंड वेक्टर ये होना चाहिए। अब इसके बाद आप ये रेड वाला मैंने जो लाइन ड्रॉ की 28 वाली ये एक्सटेंड करोगे और फिर ये वाली लाइन ड्रॉ। ये है रिजल्टेंट, जो कह रहा है ना आर लेबल करेंगे, ये है आर, दिस इज योर रिजल्टेंट। और नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब मुझे बताओ, जो मैंने अभी तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी बेटा, उसके हिसाब से यहाँ पर एंगल 65 डिग्री है एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है। 65 180 में से 65 माइनस करेंगे तो 115 डिग्री। यहाँ पर वैल्यू 28 है और ये वैल्यू 95 है और इसका मिडिल एंगल 115 है। अब यहाँ पर आप कोसाइन लॉ अप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 स्क्वायर प्लस 95 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 28 इंटू 95 इंटू कॉस 115 डिग्री। इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे पहले, फिर 28 का स्क्वायर प्लस 95 का स्क्वायर देकर सब्ट्रैक्ट करोगे और आखिर में स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये बात सबको क्लियर है? ये हमारे पास थ्योरी के क्वेश्चन में रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने का मेथड है। ये टाइप 1 के क्वेश्चन है, दीज आर द टाइप 1 क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन 18 में भी देखेंगे, बोट ट्रैवल अक्रॉस रिवर इन द वाटर मूविंग स्पीड 1.8। ठीक है, वाटर की वेलोसिटी 1.8 है इस डायरेक्शन और बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो बोट को विंड अपनी तरफ खींचेगी। ड्रॉ अ वेक्टर ट्रायंगल और स्केल टू शो द रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब इसने यहाँ पर तुम्हें स्पेस दे दी। अब जब स्पेस दे दी है तो आप एग्जाम में इनमें से एक एक वेक्टर, उस डायग्राम, उस क्वेश्चन में क्या कहा था कि उसी डायग्राम पे ड्रॉ, अगर यहाँ पे नीचे जगह दे दी तो जो तुमने जगह दे दी तो अगर जगह थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ पर जो भी स्पेस होगी यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे पूरी जगह डायग्राम ड्रॉ। मैंने पहले ये वेक्टर ड्रॉ किया, ये वेक्टर ड्रॉ करने के बाद जो दूसरा वेक्टर है बेटा ये विंड वाला, ये विंड वाला वेक्टर मैंने यहाँ पर इसके हेड पे ड्रॉ। अब मुझे ये बताएं यहाँ देखिए कि ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर। तो अगर ये दो वेक्टर्स हैं तो इनका रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट ये हो जाएगा।
ये रिजल्ट, दैट इज रिजल्ट। रिजल्टेंट का एरो इस तरह से। अब एंगल की प्रॉपर्टीज को देखो, ये तुम्हें डायग्राम बनानी है। अच्छा, इसमें तुम्हारी मर्जी है कि तुम में से कोई हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पहले बना सकते। ये डायग्राम पहले बनाओ। अगर तुम ये डायग्राम पहले बनाते हो तो फिर दूसरा वेक्टर आप यहां ड्रॉ करो। ये मैंने दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर इस डायरेक्शन। तो देखो, अगर लेंथ इक्वल होगी ना, अगर लेंथ तुम सेम रखोगे, ऊपर वाली जो क्वेश्चन में गिवन हो वही तुम ड्रॉ करना। मतलब मैं करके दिखाऊं एक चीज। मैं पहले इस वेक्टर की लेंथ को स्केल से मेजर करूंगा। जितनी भी लेंथ आएगी उसको मैं पहले यहां ड्रॉ करूंगा। फिर इसके हेड पे मैं इस दूसरे वाले वेक्टर की लेंथ को मेजर करूंगा, और जो भी लेंथ होगी वो लेंथ वाली डायग्राम मैं यहाँ पर। तो देखो, अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे पास ये दोनों डायग्राम सेम बनेंगी। रिजल्टेंट आप शो करेंगे, ये रिजल्टेंट है। अब देखो, ये रिजल्टेंट चाहे फर्स्ट वेक्टर में या यहाँ, ये रिजल्टेंट सेम आएगा। दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट को देख लें और इस रिजल्टेंट को देख लें, इज द सेम थिंग। ऐसा क्या? फर्स्ट पार्ट में तो आपने ये डायग्राम बनानी है। ये वेक्टर डायग्राम जो तुम्हें ड्रॉ करनी है बेटा, ये 2 मार्क्स। वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अब आपसे सेकंड पार्ट में पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बताएं। अब करो सॉल्व मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट। अब मुझे बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के लिए ये वैल्यू हॉरिजॉन्टल वाली 18 थी। देखो, ये 18 है। मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। ये 18 है, ये वैल्यू 3 है। सॉरी, 18 कह रहा हूँ, 1.8 हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू मार्क करना है। ये 1.8 और ये इंक्लाइन वाली 3 है। अब ये एंगल इसका हॉरिजॉन्टल से बन रहा था, यानी कि यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड का एंगल यहाँ बन रहा था 60 डिग्री। अब मुझे बताएं, ये ऑल्टरनेट अगर ये 60 है तो ये यहाँ पर Z प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ये हॉरिजॉन्टल पे 60 बन रहा है, ये रहा 60, तो यहाँ पर ये Z प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर भी ये 60 डिग्री हो। अब तुम्हारे पास एक ये साइड है, एक ये साइड है, और इसके बीच पे एंगल है। तो R स्क्वायर इज इक्वल 1.8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.8 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा, और आखिर में R स्क्वायर रूट ले। इसको पहले सॉल्व, ब्रैकेट को हमेशा पहले सॉल्व करना, वरना कैलकुलेटर समझाएंगे गलत आंसर दे देगा। देखो, ये कैलकुलेशन आपने करनी है। अगर यहाँ पर एंगल ले लेते तो अगर सेकंड डायग्राम को कंसिडर करता तो मैं लिखता इसको, फिर बात तो ये की थी इसकी वैल्यू 3 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1.8 है, और ये वाला 60 डिग्री। अब यहाँ पर आ जाता 60 डिग्री, इज द सेम थिंग। अब ये इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट कराया मैं। ये बताएं पहले किसको नहीं समझ आया, मैसेज करें। अगर ये बंद हो जाए तो मैं दोबारा आऊँगा। हाँ, ये हो सकता है बंद हो जाए 45 मिनट्स के बाद, क्योंकि मैं ऑनलाइन करवाता नहीं हूँ। यस, फिजिक्स और A लेवल की फिजिक्स, और वो भी ऑनलाइन। मजबूरी है तो हो रहा है भी, ना फिजिक्स ऑनलाइन नहीं होती बेटा। अच्छा, ये बताएं, मुझे अब यहाँ पर एक एक करके मैसेज मिल रहा है यार, अजीब है ये।
एनीवे बताएं मुझे, मैं समझ में आ गया ये? कोई क्वेश्चन है किसी का समझ में आ गया बेटा? कोई क्लियर है? कोई बात पूछनी है? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे मैसेज करते हैं आप। अगर मेरा ये डिस्कनेक्ट हो गया 45 मिनट्स के बाद तो फिर मैं दोबारा आपको ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, उसमें आएंगे। अब देखो, अब मेरे पास है टाइप 2 क्वेश्चंस। टाइप 1 याद रखना, टाइप 1 अगर आपसे कोई पूछे कि टाइप 1 क्या है, हमने क्या डिस्कस किया है टाइप 1, तो आप कहेंगे भाई हमने टाइप 1 में कोसाइन लॉ डिस्कस। अब आ जाए टाइप 2 क्वेश्चन। अब सुनो, टाइप 2 में सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास एक ये ट्राइंगल बना हुआ है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है ए बी सी। तो मैं टाइप 2 में ये बताना है कि विच वन इज रिजल्टेंट और देयर इज नो रिजल्टेंट। ये इंपॉर्टेंट बात, ये एमसीक्यूज शुरू हो गया। इनमें से रिजल्टेंट कौन है या इनमें से कोई भी रिजल्टेंट नहीं है? किसी भी ट्राइंगल में अगर एरोज, ये एक्स वाई और जेड है, किसी भी ट्राइंगल में अगर एरोज एक दूसरे को सपोर्ट करें, सपोर्ट का मतलब समझना, सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर, लिसन केयरफुली, अगर ये वेक्टर इस डायरेक्शन यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर ये वेक्टर इस डायरेक्शन में यानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर ये वेक्टर इस डायरेक्शन यानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इस सिचुएशन में ये इक्वेशन कहलाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, मतलब नो रिजल्टेंट, इसमें कोई रिजल्टेंट नहीं है। अगर तीनों एरोज एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, रिमेंबर वन थिंग, अगर तीनों एरोज एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर ये बात याद रख लें, अगर तीनों एरोज एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है नो रिजल्ट। अगर ये डायग्राम है, अब फर्स्ट डायग्राम को देखें, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि रिजल्टेंट कौन सा है? सबसे आसान बात बता रहा हूं, जो दो एरोज एक दूसरे को सपोर्ट करें वो एडिशन ऑफ वेक्टर है, और तीसरा एरो जो सपोर्ट ना करे वो रिजल्टेंट। अब इस डायग्राम में देखना, फर्स्ट वाली ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, सपोर्ट का मतलब बता रहा हूँ, ये वेक्टर ऐसे जा रहा है यहाँ तक, और फिर ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तीसरा नहीं कर रहा। तो जो तीसरा नहीं कर रहा आपका वो रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट की इक्वेशन हो जाएगी a इज इक्वल्स टू b प्लस सी, यानी b और c को ऐड करेंगे तो a बनेगा। हम भी तो पहले डायग्राम में यही कर रहे थे। दो वेक्टर्स देखो ना, अब इस डायग्राम में देख लो कि पहला ये वेक्टर है बेटा, फिर ये वेक्टर है, इन दोनों को ऐड किया था तो ये रिजल्टेंट बना था। तो अब यहाँ पर तुमसे वो एमसीक्यूज में से पूछेगा इनमें से रिजल्टेंट कौन सा, ये टाइप 2 है। मुझे बताएं, अगर मेरे पास ये वेक्टर ट्राइंगल, दिस एरो एंड दिस एरो, ये है P Q R। अब इसकी इक्वेशन है, बताओ जरा इसकी इक्वेशन क्या होगी, सोच के बताएं। बताएं, जो दो एरोज एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, देखो कौन से दो एरोज एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये एरो यहाँ से ये जा रहे हैं,
और ये एरो बेटा ये जा रहा है। इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को सपोर्ट कर, तो इट मीन्स ये तुम्हारे पास रिजल्टेंट हो गया Q। तो इक्वेशन अगर वो पूछेगा तो आप कहेंगे Q इज इक्वल्स टू R प्लस B। R में आपने B को ऐड किया तो तुम्हारे पास रिजल्टेंट आया। इज दैट क्लियर? अब सुनो नेक्स्ट। अब एक और टाइप सुने। अब प्रॉब्लम ये है कि इस टाइप 3 में वो आपको दो वेक्टर्स देगा। ये वेक्टर कहेगा A और ये वेक्टर कहेगा B, और तुमसे कहेगा इफ C इज इक्वल्स टू A माइनस B ड्रॉ C। अब मसला ये है कि सब्ट्रैक्शन, अगर सब्ट्रैक्शन आ गई तो समझ जाए यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया नेगेटिव वेक्टर। बेटा नेगेटिव वेक्टर इज अ वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is same. Negative vector is a vector whose magnitude is same. But direction is opposite. मतलब अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है x, तो इसका नेगेटिव वेक्टर वो होगा जो एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड यानी लेंथ तो सेम होगी, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट। इसका मतलब ये कि डायरेक्शन ऑपोजिट करनी है आपको उस वेक्टर की जिसके साथ माइनस लगा हुआ है। देखो C इक्वल्स A माइनस सब्ट्रैक्शन, वेक्टर में सब्ट्रैक्शन नहीं होता, तो मैथमेटिकली मैं इसको लिख सकता हूँ A प्लस ऑफ माइनस B, यानी माइनस B का मतलब नेगेटिव ऑफ B। अब तुम्हें B वेक्टर ऊपर दिया हुआ है, तो मुझे बताओ उसी लेंथ का जस्ट डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दूं तो मैं माइनस B हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि आप पहले A वेक्टर ड्रॉ करें। मैंने कहा देखो मैंने ये A वेक्टर ड्रॉ किया, ये वेक्टर A आ गया, और इस वेक्टर A के हेड पे हेड टू टेल रूल ही फॉलो हो रहा है। इसके हेड पे मैंने नेगेटिव B ड्रॉ किया। इन दो का जो रिजल्टेंट है वो C, दैट इज C। तो C इज इक्वल्स टू A ऐड हो रहा है किससे? माइनस B से। टाइप C में, ये टाइप 3 में जो भी क्वेश्चन होगा जिसके साथ एग्जामिनर दो वेक्टर ड्रॉ करके देगा और एक के साथ नेगेटिव लगा देगा, जिसके साथ बेटा नेगेटिव लगेगा उसका आपने नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना और पहले वाले के साथ ऐड कर देना है, सिंपल। देखो जैसे एक और एग्जांपल देखो, ये वेक्टर मैंने कहा P, ये वेक्टर मैंने कहा Q। अब मैं कह रहा हूं मुझे ड्रॉ करो S जो बराबर है Q माइनस B। अब इस Q माइनस B को मैं Q में ऐड करके ऑफ माइनस B लिख सकता हूं। अब अगर बेटा Q में ऐड करके ऑफ माइनस B लिखो तो आप इस P वाले वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर यानी ये ड्रॉ कर सकते हैं माइनस B। अब मुझे बताओ जो Q है ये तुम्हारे पास Q है, पहले वेक्टर आप Q ड्रॉ करेंगे, ये आ गया आपके पास Q। इस वेक्टर Q के साथ
नेगेटिव पी को ऐड करेंगे, ये नेगेटिव पी। तो अब इसका रिजल्टेंट जो होगा तुम्हारे पास वो ये होगा, लाइक दिस। ये होगा आपके पास S, और मैं कह सकता हूँ S इक्वल्स टू Q, ऐड हो रहा है माइनस में। तो अगर वो तुमसे S की रिजल्टेंट की डायरेक्शन पूछेगा तो आप कहेंगे ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन, राइट। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, यहाँ तक बात सही है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका टाइप 4। पहले ये डायग्राम देखो, ये मैं अलग अलग क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ मैंने कहा ड्रॉ S इफ S इज इक्वल्स टू Q, S इज इक्वल्स टू Q माइनस। यहाँ मैंने कहा एक क्वेश्चन में C इज इक्वल्स टू A माइनस B, ड्रॉ C। ये मैंने आपको ऊपर पहले टाइप 2 में, अगर तीनों वेक्टर्स के एरोस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हों, याद रखो तीनों वेक्टर्स के एरोस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हों, तो उस केस में रिजल्टेंट 0 होता है, नो रिजल्ट, नो रिजल्ट। और अगर दो एरोस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो और तीसरा नहीं कर रहा, तो जो तीसरा नहीं कर रहा वो रिजल्टेंट, जो तीसरा नहीं कर रहा वो रिजल्टेंट। इस केस में ए रिजल्टेंट, राइट। ये टाइप्स। अब आ जाए इसकी वेक्टर की एक और टाइप, जो कि टाइप 4 में, that is resolution of vector, resolution of vector। ये आपने ओ लेवल मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में किया है। देखो अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है इस डायरेक्शन, इस वेक्टर की वैल्यू बेटा v, and this vector makes an angle theta with x-axis। तो फिर इस वेक्टर v के दो कंपोनेंट बनते हैं अगर हम ट्रायंगल बना सकें। एक कंपोनेंट होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पर एंगल थीटा है। अब सुनो, ये ट्रायंगल हो गया ABC। ABC में मुझे बताएं साइन थीटा इज इक्वल, अगर थीटा यहाँ है तो यहाँ 90 डिग्री, दिस साइड हाइपोटेन्यूज, this side base, this side perpendicular। Sin theta is equals to perpendicular over hypotenuse होता है। तो sin theta is equals to यहाँ पर perpendicular हो जाएगी साइड बेटा BC डिवाइडेड बाय hypotenuse से AB। It means sin theta is equals to BC divided by hypotenuse AB की वैल्यू V है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC is equals to B sin थीटा। इस B to C को हम कहते हैं इस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट VY। VY वर्टिकल कंपोनेंट is V sin थीटा। That is called vertical component। बिल्कुल इसी तरह से मैं cos थीटा अप्लाई करूं तो ये कहलाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं Vx। अगर मैं यहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो आप कहेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ बन जाएगा बेटा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब मुझे यहाँ पर ये बताएंगे इस बेस की वैल्यू AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, फिर दोबारा AB। AC की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ Vx
डिवाइडेड बाय ए बी की वैल्यू, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा वी एक्स इज इक्वल वी कॉस थीटा। दिस वी एक्स कॉस थीटा will be called as a horizontal component. मतलब एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब अगला पॉइंट सुने, अगर मैं किसी वेक्टर का तुम्हें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दूं और इसका वर्टिकल कंपोनेंट दे दूं, अब मैं तुमसे कहूंगी मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है, इस केस में मुझे अब रिजल्टेंट बताओ। ये रिजल्टेंट होगा जो यहाँ से, तो मुझे बताएं पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से ये बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ गया अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई। ये फॉर्मूला जब अप्लाई होगा जब मैं आपको बी एक्स और बी वाई देकर वी मान, यानी आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट वेक्टर के दे दिए जाएं और आपसे रिजल्टेंट, और अगर उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन थीटा, तो मैथ्स कहती है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स पी वाई अपॉन पी एक्स, ये आपका कहलाएगा थीटा इज द एंगल, और वो एंगल को कभी कभी डायरेक्शन भी बोलेंगे। मींस अब तुम्हारे पास दो सिचुएशन है और मैं इसका एक पॉइंट बता रहा हूँ, सुनना बस। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल। ये बात याद रखें जो मैं अब बता रहा हूँ कि थीटा जब यहाँ थीटा के सामने वाला वर्टिकल कंपोनेंट और थीटा के सामने वाले पर कंपोनेंट आएगा b y इक्वल टू b sin। ये तुम्हें बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी, आई एम टेलिंग यू, बार बार जरूरत पड़ेगी। थीटा के सामने वाला वर्टिकल कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट में आएगा sin थीटा वाला कंपोनेंट। जिस साइड पर थीटा और 90 डिग्री लाई कर रहा है वो बेस, और बेस पर आएगा b cos थीटा। कहने का मतलब ये कि देखो ये सिचुएशन क्यों बदलेगी अभी अब ये सिचुएशन इसलिए बदलेगी कि आपको वो क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा कि ये वेक्टर है 18 न्यूटन और ये वेक्टर अपने वर्टिकल से एंगल बना रहा है 40 डिग्री। अब वो कह रहा है कि कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो एंगल के वर्टिकल से बना रहा है, क्योंकि वर्टिकल से एंगल बना रहा है तो मैंने वर्टिकल वाली लाइन को आगे एक्सटेंड किया और फिर ये। अब जरा मेरी बात और सुनिएगा, ये जो रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन ये है,
अगर इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो वर्टिकल कंपोनेंट वाले इस वेक्टर की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी। और रेड वाले को ये रेड वाला रिजल्टेंट है, 18 रिजल्टेंट है, तो फिर ये वाला इस तरह ये 90। ये बात समझना है, ये बात ट्रिकी है। यहाँ पर मैं फिर दोबारा एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो ये वेक्टर तो मैं कहीं ये वेक्टर मिलेगा और एरो ये मिलेगा, और मैं आपसे कहूँगी यहाँ से वर्टिकल से एंगल कितना है, वो आपको बता रहा है कि ये वर्टिकल से एंगल कितना है, 50 डिग्री। अब देखो ये बात अच्छी तरह से समझना कि अगर एरो का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो जब तुम यहाँ पर ट्रायंगल कंप्लीट करोगे, ट्रायंगल तो ये वाला वेक्टर भी डाउनवर्ड आएगा और नीचे वाला वेक्टर भी राइट साइड आएगा, क्योंकि रेड वाला रिजल्टेंट, प्लीज ये बात समझिए, ये रेड वाला रिजल्टेंट, यहाँ पर ये रेड वाला रिजल्टेंट, तो इसलिए ये वाले वेक्टर का एरो नीचे और ये वाले वेक्टर का एरो, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में ऐड होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो इनका रिजल्टेंट है ये वेक्टर अगर नीचे आ रहा है तो इस वेक्टर के नीचे आने में ये डाउनवर्ड होगा और ये लेफ्ट होगा। रिमेंबर, अगर मैं एक और डायग्राम ऐसे बनाऊं कि मैं आपसे कहूं कि भाई अब यहाँ पर एरो इसने रिजल्टेंट का ये बता दिया, अब यहाँ ये कह रहा है कि 20 न्यूटन एरो चाहे मैं यहाँ से ये दे रहा है, एंगल यहीं से दे रहा है, सॉरी एंगल 40 डिग्री यहाँ से दे रहा है, मगर एरो अपवर्ड है। अब एरो अपवर्ड होने की वजह से ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा, ये यहाँ से राइट होगा और यहाँ से ये अप, दैट इज द डिफरेंस। ये यहाँ से राइट होगा और ये यहाँ से अप, दैट इज द डिफरेंस। अब ये तो मैं वेक्टर की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू नहीं, कैसे मैंने आपको बताइए, ये वाला नीचे थीटा के सामने वाला कंपोनेंट, अगर ये एफ है, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट एफ वाई, जिस साइड पे थीटा और 90 डिग्री लाई कर रहा है वो एफ एक्स कहलाएगा, तो एफ वाई बराबर हो जाएगा एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू 18 इंटू साइन 40 डिग्री लगाएंगे और एफ एक्स हो जाएगा एफ इंटू कॉस थीटा डायरेक्टली, तो 18 इंटू कॉस 40 लगेगा। ये जो भी आंसर आएगा ये है थीटा के सामने वाला, जो भी थीटा का वैल्यू, थीटा के ऑपोजिट वर्टिकल कंपोनेंट है ये, रट लो, ये एएस में, ये ए2 में बहुत आगे तक काम आएगा। थीटा के ऑपोजिट वर्टिकल, और जिस साइड पर थीटा और 90 डिग्री लाई कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल वाले पे हमेशा साइन आएगा, हॉरिजॉन्टल वाले पे हमेशा कॉस आएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर ऊपर मैंने थीटा दे दिया, तो थीटा, अगर ये वैल्यू तुम्हारे पास कुछ भी है, ये वेलोसिटी है सपोज करो, अगले क्वेश्चन यहाँ पर भी ये कह रहा है कि फाइंड vx एंड vy। अब देखो थीटा के सामने वाला जो है वो vy और 90 डिग्री यहाँ लाई करेगा, तो जिस साइड पर थीटा और 90 डिग्री लाई करेगा वो vx। अगर यहाँ पर v की वैल्यू में फॉर एग्जांपल 55 मीटर पर सेकंड दूं तो आप कहेंगे vy, थीटा के सामने वाला, बार बार बोल रहा हूँ, थीटा कौन, गिवन एंगल, थीटा कौन, गिवन एंगल, गिवन एंगल के सामने वाला वर्टिकल कंपोनेंट पर साइन लगेगा, यानी कि आएगा vy v sin। अब v की वैल्यू जो भी है और एंगल की वैल्यू जो भी है वो आंसर आ जाएगा। vx क्या होगा, vx वो है जो थीटा और 90 डिग्री पर लाई कर रहा है, थीटा और 90 डिग्री पर लाई ये वाला कंपोनेंट कर रहा है, तो इसके साथ हमेशा कॉस आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हमेशा कॉस आएगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, मुझे इससे परवाह नहीं। अब vx
यहाँ पर अब आएगा 55 इंटू कॉस 50 डिग्री, जो भी वैल्यू आएगी आपकी। ऐसे ही यहाँ पर अब देखो, अब ये एरो साइड पे, अब ये अगला क्वेश्चन वो करेंगे एफ एक्स बताना है, एफ वाई। अब इसे बताओ, थीटा के सामने वाला ये है एफ वाई, और थीटा के और 90 डिग्री वाला कॉमन एफ एक्स। इसका मतलब एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ एट 20 इंटू साइन 40। इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू कॉस 40 डिग्री, जो भी आंसर आएगा। अब देखो एक बात, ये सारे ट्रायंगल तो सीधे सीधे ट्रायंगल हैं, नॉट नेसेसरी कि हमेशा तुम्हारे पास सीधे ट्रायंगल। अब मैं सिचुएशन ही बदल रहा हूं। नाउ लो, अब मेरे पास एक सिचुएशन डिफरेंट है। इस सिचुएशन में वो कह रहा है कि भाई ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, ये ट्रायंगल है। लिसन केयरफुली कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं आपको ये कह दूं कि यहाँ पर एंगल थीटा है, याद रखना ये आगे चल के काम आएगा, ये 90 डिग्री है। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, यहाँ का एंगल बेटा 30 डिग्री है। और क्वेश्चन में उसने मुझे ये दे दिया कि ये डाउनवर्ड 40 न्यूटन वेट है, वेट। अब वो कहेगा वेट के कंपोनेंट बताओ। इस क्वेश्चन में वो कहेगा कैलकुलेट कंपोनेंट ऑफ वेट। दिस डायग्राम विल बी ड्रॉन टू यू। ये डायग्राम आपको बताई जाएगी, ड्रॉ की जाएगी, और वो कहेगा वेट के कंपोनेंट। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये ट्रायंगल ऊपर वाले 3 ट्रायंगल की तरह से नहीं है। यहाँ तो सीधे सीधे ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल ही टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। जो मैंने लॉजिक बताई है उसको सुनना है। जिस साइड पर थीटा और 90 डिग्री लाई करेगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उस पर लगेगा w cos थीटा। एरो कहाँ होगा? रिजल्टेंट ये जो तुम्हें ड्रॉ करके दिया ये रिजल्टेंट। तो अगर डाउनवर्ड है तो बेटा इसका भी एरो डाउनवर्ड यहाँ से यहाँ आएगा नीचे, और फिर यहाँ से ये इसको ऐसे सपोर्ट करेगा डाउनवर्ड, ये भी नीचे। ये एरो डाउनवर्ड और इसका ये एरो डाउनवर्ड। याद रखना ये वाला टॉपिक आगे चल के मोमेंटम में बहुत यूज होगा। मोमेंटम के सारे क्वेश्चंस, फोर्सेस के सारे क्वेश्चंस इसी से होंगे। ये ट्रायंगल बनाना आपको पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पता होने चाहिए। अब ये वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा क्योंकि ये थीटा के सामने, और वर्टिकल कंपोनेंट में लगता है हमेशा साइन थीटा। अब बस इसकी वैल्यू रख दोगे, wx इज इक्वल टू 40 इंटू cos 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आ जाएगी, wy की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू साइन 30। ये बेसिकली टाइप 4 है। टाइप 4 में या तो तुम्हें वो रिजल्टेंट और एंगल देगा, या वो तुम्हें फिर एक और, ये खैर आसान है, मैं तुम्हें ये कह दूं कि भाई मेरे पास एक और क्वेश्चन, वो आपसे कह रहा है कि ये वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में, सही है, इसकी वैल्यू 18 न्यूटन और इसके परपेंडिकुलर ये वेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर यानी कि ये इसके 90 डिग्री और इसके एरो ये, इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 6 न्यूटन। अब वो कह रहा है इसका रिजल्टेंट बताओ, उसकी डायरेक्शन बताओ। अब देखो तुम कहोगे भाई ये तो सिंपल सी बात है, वहाँ से कह रहा है ये रिजल्टेंट बताओ,
अब यहाँ पर दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं। जब एग्जामिनर तुम्हें दो वेक्टर खुद ड्रॉ करके दे तो फिर वो तुमसे कहेगा कि इसका एंगल थीटा और ये वाला वेक्टर एफ एन थीटा ये तुम्हें फाइंड करना है। अब मुझे बताएं कि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है भाई? हाइपोटेनस। सॉरी 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। जिस साइड पर थीटा एंड 90 डिग्री लाई करेगा वो बेस। क्वेश्चन में उससे तुम्हें 18 दिया है और 6 दिया है और तुमसे कहा है एफ और थीटा बताओ। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए f इज इक्वल टू अंडर रूट 18 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करेंगे। ये तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा सिंपल। अब इसके बाद एंगल के लिए बेटा tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे बताएं कि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर है 6 अपॉन बेस है 8। ये इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास ये आंसर आएगा। फिर एक साल एग्जामिनर ने एक ऐसा क्वेश्चन दिया, ये देखिए एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने ये दिया, उसने कहा भाई ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये एमसीक्यूज में मिलेगा मैं जो बता रहा हूँ। उसने कहा ये वेक्टर देखते जाना और उसने कहा फिर ये एक वेक्टर है, ये 10 न्यूटन है, ये 15 न्यूटन। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है। तो मैंने कहा भाई ये तो हेड टू टेल है ही नहीं, वही पुराने वाली टाइप पे चले जाओ, टाइप 1। ये तो कॉमन टेल से दो वेक्टर आगे नहीं जा रहे, एरो आउटवर्ड, ये नहीं हो सकता। अब टाइप 1 में क्या करना, इनमें से किसी भी एक वेक्टर को उठा के पहले वाले के हेड पे रख दिया। सपोज करो इस वेक्टर को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो बेटा अब जो रिजल्टेंट आएगा आपका वो ये रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट ये बताओ 90 डिग्री आ गया क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो फिर वही वाली बात के पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज अंडर। मगर रिजल्टेंट इसका ये और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। किसी ने मुझसे कहा कि सर आपने 10 न्यूटन वाले को सामने ड्रॉ किया था, अगर आप इस 15 न्यूटन वाले को ऊपर ड्रॉ करें, मैंने कहा बात बात एक ही हो। अगर 10 न्यूटन के हेड पर मैं ये वाला ड्रॉ करता तो भी तो देखो रिजल्टेंट वही बनता, ये भी तो सेम ही है। चाहे 10 न्यूटन वाले को सामने बना लो या 15 न्यूटन वाले को सामने ड्रॉ कर लो, दैट विल रिमेन सेम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा आंसर जो है वो दोनों कंडीशन में सेम ही आएगा। किसी भी एक वेक्टर को उठा के आपने दूसरे वेक्टर के हेड पे रखना है, राइट। अब देखो मैं इसके कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, ये देखो एग्जाम्पल दे दो। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारी बुक में, a force of 5 Newton representing two perpendicular components OY and X। अब वो कह रहा है भाई इसने ये वेक्टर ड्रॉ करके दे दिया और ये वर्टिकल ड्रॉ कर दिया। अब वो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ OX बताओ, ये OX। मुझे एक बात ये बताएं कि ये अगर OX तो ये OX ये वेक्टर को उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ हेड टू टेल रूल बनाने के लिए। इसके थ्रू मैं हेड टू टेल रूल बनाऊंगा ना बेटा। मैंने 3 न्यूटन वाले वेक्टर को यहाँ रख दिया क्योंकि देखो इसके रखने से अब मेरे पास ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में OX, ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में OY। अब OY ये ऊपर चला गया भाई। अब मुझे बताएं इन दोनों के बीच में क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास अब ये रिजल्टेंट, अब
अब देखो इसने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर की वैल्यू उसने दे दी तुम्हें, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी दे दी, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, वो लेवल मैथ से आप जानते हैं, और ये OX बेस है जो तुमने निकाला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बात दोबारा समझना, उसने तुम्हें ये वेक्टर दिया था, यानी उसने तुम्हें 5 न्यूटन दे दिया, इसका मतलब उसने तुम्हें ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे दी, हाइपोटेन्यूज 5 दे दिया, ये OX नीचे बेस है, ये OX स्क्वायर बेस है, और परपेंडिकुलर मेरा बेटा ये लिखा हुआ है परपेंडिकुलर। सपोज करो ये परपेंडिकुलर चाहे यहाँ बनाओ या मैं इसको उठा के परपेंडिकुलर को यहाँ ड्रॉ कर दूं, बात तो एक ही है ना। फायदा क्या है यहाँ ड्रॉ करने से कि आपको आपका ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो जाएगा। और ये वेक्टर एडिशन करेंगे, वेक्टर में पहला वेक्टर हेड ये है, दूसरे वेक्टर की टेल यहाँ से यहाँ ज्वाइन हुई ये है, तो तुम्हारे पास रिजल्टेंट ये आ गया, दैट इज द रिजल्ट। इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज रिजल्टेंट है, जैसे कि हर सवाल में होता है, सिर्फ फर्क ये है कि उसने खुद रिजल्टेंट तुम्हें बता दिया और बेस पूछा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर है। अब देखो इसको सॉल्व करो, 25 इज इक्वल टू OX स्क्वायर प्लस 9 उस साइड पे जाकर माइनस होगा तो 16 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट ले लें तो OX की वैल्यू 4 न्यूटन रेजोनेंस। अब वेक्टर के क्वेश्चन P1 में जिस तरह के हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो जैसे ये वो कह रहा है x और y, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है शो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर x माइनस इन विच वेक्टर ट्रायंगल डज द z, यानी कि z किसमें शो कर रहा है कि x माइनस y, z इज द रिजल्टेंट, ठीक है, z मेरे पास रिजल्टेंट है, सही है। अगर z मेरे पास रिजल्टेंट है तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन z इज इक्वल्स टू x माइनस y को सपोर्ट कर रही है, ये बात समझो। तो मैं ये बताना है कि इनमें से which equation supports x minus y, z is equal to x। अब हम इन चारों के ऑप्शन में चारों की इक्वेशन बना के देखें, सही है। पहले देखते हैं ए, देखते ये वेक्टर ऐसे जा रहा है और ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये दो वेक्टर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट का मतलब दोबारा समझ लें, और ये y सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसका मतलब y रिजल्टेंट हो गया, और y रिजल्टेंट किसके बराबर है, z प्लस x। y रिजल्टेंट है क्योंकि सपोर्ट नहीं कर रहा, तो जो सपोर्ट नहीं कर रहा वो रिजल्टेंट है। तो जो y की इक्वेशन है उसके हिसाब से y बराबर है z प्लस x। तो यहाँ से बेटा z के लिए इक्वेशन जो बनेगी वो y माइनस x बनेगी, मुझे x माइनस y चाहिए, इसका मतलब है ये गलत है। ऑप्शन डी में देख, ये एरो जा रहा है, सही है। अब इसी के सपोर्ट में x का एरो है, बिल्कुल ठीक है, ये इधर जा रहा है, सही है। और इसी के सपोर्ट में z का एरो है, ये इधर जा रहा है। अगर ये तीनों सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो y प्लस x प्लस z इज इक्वल टू 0। जहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था नो रिजल्टेंट का मतलब तीनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताया अगर z को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस x और माइनस y, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो x माइनस y चाहिए। अब आ जाए ये t, ये वेक्टर ऐसे जा रहा है ऊपर और ये वेक्टर ऐसे, मतलब ये z और ये x एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब x रिजल्टेंट हो गया, यस और नो। इसका मतलब ये z और ये y दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, x रिजल्टेंट हो गया, तो x इज इक्वल्स टू z प्लस y।
z प्लस y x के बराबर या y प्लस z एक ही बराबर। तो अब यहाँ से जब आप z की इक्वेशन बनाएंगे तो अब ये बनेगी x माइनस। दिस इज करेक्ट, मुझे यही तो चाहिए। सी में भी देखो नहीं बनेगा, ये एरो ऐसे जा रहा है y का, ये एरो ऐसे जा रहा है। जो दो एरो एक दूसरे को सपोर्ट करें तो वो आपस में ऐड हो। जो तीसरा एरो सपोर्ट ना करे वो ना सपोर्ट करने वाला वेक्टर ही रिजल्टेंट होता है, यानी कि यहाँ पर ये z रिजल्टेंट। तो यहाँ पर z की इक्वेशन बन रही है y प्लस एक्स, z रिजल्टेंट है और y प्लस एक्स ऐड होगा। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब मुझे ये इक्वेशन भी नहीं चाहिए, मुझे तो x माइनस वाई चाहिए। ऑप्शन डी में तीनों ऐड हो रहे थे तो ऑप्शन डी में तो कोई रिजल्टेंट था ही नहीं। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन में आप कहेंगे कि बी इज द आंसर। सही बेटा, ये वेक्टर के सारे टाइप्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, ये देखो। अब वो यहाँ पर तुम्हें घुमा रहा है, वो तुमसे कह रहा है वर्टिकल कंपोनेंट बताओ, ठीक? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रहा है 20, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है fx, ये वर्टिकल कंपोनेंट है fy। एग्जामिनर हमेशा यहाँ ड्रॉ करेगा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। मैं कहूँगा भाई यहाँ बना लो, बात तो एक ही है, ये fy चाहे यहाँ बनाओ या इसके हेड पे बनाओ, एक ही बात। वेक्टर ट्रायंगल के लिए मैंने यहाँ बनाया। अब बेटा उसने fx की वैल्यू दे दी 20 और थीटा दे दिया 30 डिग्री, fy बन गया। अब मुझे ये बताएंगे fx है और थीटा है, तो मैं tan थीटा का फॉर्मूला याद दिलाऊं तो मैं tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ 90 डिग्री है बेटा, थीटा और 90 डिग्री के बीच में जो होती है वो बेस होती है। थीटा के सामने वाला बता रहा हूँ परपेंडिकुलर होता है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan का फॉर्मूला है ना मैथ्स में। अब वैल्यूज रख दो, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है fy डिवाइडेड बाय बेस है fx और fx की वैल्यू 20 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें fy इज इक्वल टू 20 इनटू tan 30। बताना मुझे मैसेज पे कितना आंसर आ रहा है, देखता हूँ कौन कौन होश में है, बताएं जरा कौन होश में है। 20 इंटू 10 30 कितनी वैल्यू आ रही है? 20 इंटू 10 30 कितनी वैल्यू आ रही है? आंसर कौन सा वाला समझ नहीं आया? 11.55 20 इंटू 10 30, राइट। तो आपने कहा इसका आंसर आएगा 11.5। ये आपके पास है fy, इट मींस ये सी आंसर। और देखो ये भी वही है। What is the component of the displacement vector along xy? Along xy का मतलब ये वेक्टर मांग रहा है और ये तुम्हें दे दिया इसने। ये कौन होता है? रिजल्टेंट। देखो अगर मैं ट्रायंगल यहाँ बना लूँ तो ट्रायंगल दिखाने के लिए ये रिजल्टेंट है, सही है, हाइपोटेनस। और xy का मतलब नीचे वाला, xy मांग रहा है तो आपसे बेस मांग रहा है। अब मुझे ये बताओ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो कौन सा होता है? cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेटा cos 53 डिग्री इज इक्वल टू बेस है xy डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है 5 किलोमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें xy इज इक्वल टू 5 इनटू cos 53 डिग्री।
cos 53 करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, चेक कर लेना क्या आंसर आ रहा है। ये आपके पास आंसर है। मतलब वेक्टर ट्रायंगल के क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व होंगे। देखो ये, अब अगर वो आपसे कह रहा है कि मेरे पास क्वेश्चन में देखो वो कह रहा है अ वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड r, ओके, ये वेक्टर r है, सही है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट। वही बात कि ये क्यों यहाँ बना रहा है, हम क्यों यहाँ बना सकते हैं, बात तो एक ही है। इसलिए बनाते हैं हम सामने ताकि तुम्हारे पास ट्रायंगल बन जाए, राइट एंगल ट्रायंगल। अब मुझे बताओ इसमें वैल्यू थीटा और 90 डिग्री जिस पे लाई करेगा भाई, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, r cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू r cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, r sin थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट है r sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r cos थीटा। C is the answer, r cos theta and r sin theta। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r cos थीटा। देखो ना जल्दबाजी में ये गलती हो जाएगी, उल्टा लिखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट r sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो r cos थीटा है और वर्टिकल कंपोनेंट r sin थीटा है। D is the answer। जल्दबाजी में ये मिस्टेक हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना। सही है, ये कंप्लीट वेक्टर हो गया। अब अगली क्लास में इसके फर्दर हम पास पेपर डिस्कस करेंगे। ये वेक्टर का लेक्चर बहुत अच्छे से अपने पास लिख लेना, एक एक पॉइंट। मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में इसकी पिक्चर भेज दूंगा आज के पूरे लेक्चर। ठीक है बेटा।